मैथ्स 11.1 सेट्स। तो हम लोग क्लास 11 की मैथ्स और उसका चैप्टर 1 सेट्स कर रहे थे और ये हमारी क्लास नंबर 6 है और ये हमारी लास्ट क्लास होगी। और इसमें इसको करने के बाद हम लोग एक बेसिक वे में समझ जाएंगे, मतलब हमने देख लिया होगा कि हमने क्या क्या चैप्टर्स में क्या क्या जो ब्रीफ टॉपिक्स थे उसको पढ़े, ठीक है। और जो अलग प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो क्लास नंबर 6 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्लास 5 तक हमने क्या क्या किया था। तो क्लास 5 में हमने बेसिकली कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़े थे। वेन डायग्राम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था उसके पहली क्लास में। पर पिछली क्लास में हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था और वेन डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया था ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए। क्लास नंबर 6 हम लोग शुरू करते हैं। आप क्लास नंबर 1 से रिवीजन करिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हमें रिप्रेजेंट करना है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर्स हमारे पास होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पर p और q एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं। तो सेट ऑफ ऑल x मान लेते हैं इसको, सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू। आप कॉमा भी लगा सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने नोट्स में क्या लिखा है, तो मैंने नोट्स में कॉमा लगाया तो आप कॉमा ही लगा सकते हैं, ठीक है। p q एलिमेंट ऑफ इंटीजर और यहाँ मैंने एंड लिखा है तो एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा लैंग्वेज में कैसे आपको लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा सेट बिल्डर नोटेशन। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू, p q आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ इज इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड, एक्सप्रेस इट इन द सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। तो यहाँ पर देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। क्योंकि जो हमारा रियल नंबर्स होता है वो होता है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल। तो पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट था हाउ आर इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड। तो उन्हें हम जनरली कैपिटल टी, एनसीईआरटी में जैसा दिया है कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर्स हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। तो अब हम लोग जब डिफाइन करेंगे इरेशनल नंबर्स को तो हम लोग एक तरीका ये ले सकते हैं कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो हमारे इरेशनल है और वो रियल होने चाहिए। मतलब रियल नंबर्स पर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। मतलब x रियल नंबर तो है पर वो रैशनल नहीं है, एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब ये x क्या है तो दोनों होना चाहिए, x आपका रियल नंबर भी है और x आपका रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब बचा क्या, तो बचा हमारा इरेशनल नंबर्स। तो x हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अगला हम लोग देखते हैं, What is an open interval AB where A and B are element of R। ये जो ओपन इंटरवल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी आप देखिएगा जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स आएगा, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे, आगे भी इसका यूज। और 12th में जब हम लोग कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, 11th में लास्ट में हमें थोड़ा लिमिट्स और थोड़ा कैलकुलस का बेसिक पढ़ना है। पर 12th में जब हम लोग अच्छे से कैलकुलस पढ़ेंगे तो आप देखिएगा जब फंक्शन का डोमेन उसको डिफाइन करते हैं या फिर आगे हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, तो वहाँ पर जो आपका इंटरवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ऐसे इंटरवल्स जो होते हैं, ठीक है। तो इंटरवल एक्चुअली होता क्या है कि ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर लाइन है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, 0, 1, 2, 3, -1, -2, ऐसे करके दोनों तरफ एक्सटेंड होता जाएगा। बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स। हमने देखा था किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 3 तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि 1 के बाद अगला रियल नंबर क्या होगा वो हमें पता नहीं, 1.001 होगा कि 000 कितने 1 होंगे पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम लोग को 1 और 3 के बीच में सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये सारे है ना, ये सारे, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 1 लिखते हैं, कॉमा 3 लिखते हैं। और अगर इसमें अगर 1 को इंक्लूड कर रहे हैं मतलब 1 भी होगा
तो हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हमारा बिग ब्रैकेट है, इसको क्लोज्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं। और अगर 3 भी इंक्लूडेड होगा तो 3, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा सारे रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3 इंक्लूडिंग 1 एंड 3, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए, 1 और 3 के बीच में तो सारे रियल नंबर्स हमें चाहिए, लेकिन 1 नहीं आना चाहिए, 1 के जस्ट बाद अगला। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 3 तो फिर से लिखेंगे, तो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है। उसी तरह 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसे लगा देंगे। और हम क्या सोच सकते हैं कि 1 तो इंक्लूडेड है, तो रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डार्क कर देते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब 1 तो लेंगे, 1 इंक्लूड करेंगे, पर 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 3। तो जिसको इंक्लूड करना है वहाँ पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, और अगर 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो हम लोग 3 में ओपन लगा देंगे। और अगर हम लोग को 3 को इंक्लूड करना है और 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 3 लिखेंगे। 3 को इंक्लूड करना है तो 3 में हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और 1 में आपका ओपन ब्रैकेट लगेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो गया। एनसीईआरटी में इसको अच्छे से ब्रीफ में समझाया गया है, ठीक है, डायग्राम के साथ ऐसा, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। आप एनसीईआरटी कोर्स बुक है तो उसको पढ़िएगा। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल मतलब ये वाला ऐसा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ए और बी है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जहाँ ए और बी के बीच में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। तो व्हाट इज एन ओपन इंटरवल ए बी वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो द सेट ऑफ रियल नंबर्स वाई सच दैट, मतलब इसके बीच में जितने भी हैं उसको मान लीजिए हम लोग वाई से रिप्रेजेंट किए, तो ये जो y है वो इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब वो b से तो छोटा होगा, a से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो b से छोटा होगा, a से बड़ा होगा, ठीक है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ए बी। तो इसी को हम लोग इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन a एंड b बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए बी। तो a और b, मान लीजिए हमारे पास कोई रियल नंबर लाइन में एक a है एक b है, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सब इसमें लाई करेंगे। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन a एंड b बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए बी, बट a b देमसेल्व्स डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। पर जो a और b है वो खुद इसमें बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सक्लूडेड है। एग्जाम्पल 1 2 या 3 4 कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। व्हाट इज अ क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब क्या होता है कि ए और बी हमारे क्या होंगे, वो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास ए है और ये बी है, ये दोनों इंक्लूडेड हैं, और इसके बीच में सारे, तो इसको थोड़ा डार्क हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मतलब द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज लेस इक्वल टू बी, मतलब अब इक्वल भी हो सकता है, और ग्रेटर इक्वल टू है तो अब इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो what is a closed interval AB where A, B are element of R? तो the set of all real numbers, the set of all y such that y is greater equal to A and less equal to B is called a closed interval and is denoted by A, B. उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे मैंने 1 2 लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोट हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा n होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, वो सबसेट होता है इंटीजर्स का। मतलब इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो अगर ये इंटीजर है तो इसी के अंदर नेचुरल नंबर्स आएंगे। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब इंटीजर के अंदर आते हैं। लेकिन इंटीजर में -1 लेंगे वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो इंटीजर बड़ा सेट है एज कम्पेयर टू नेचुरल नंबर। वैसे हमारा जो इंटीजर है वो सबसेट है रियल रैशनल नंबर्स का, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब आपके रैशनल नंबर्स भी हैं, ठीक है। पर अगर 1/2 ले लेंगे वो इंटीजर तो है, पर वो रैशनल नंबर तो है, पर वो इंटीजर नहीं है। तो रैशनल नंबर इन तीनों में सबसे बड़ा सेट है, ठीक है। उसी तरह रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, इरैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, नेचुरल नंबर सबसेट नहीं है आपका इरैशनल नंबर का, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट नहीं है आपका इरैशनल नंबर्स का, अलग अलग नहीं है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं ए और बी और ए और बी, जैसे सेमी ओपन सेमी क्लोज हम लोग देखते हैं, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ए और बी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इंक्लूडेड है पर बी एक्सक्लूडेड है। उसी तरह मैं ए और बी लिखूँ, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो यहाँ पर बी इंक्लूडेड है और ए क्या है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर डिफाइन किया गया एनसीईआरटी में, मैंने यहाँ नोट्स लिख दिया, पीडीएफ में हम लोग देखेंगे। उसी तरह 0 से इन्फिनिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन रेंज में, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 11th के लिए, ये सब कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा।
तो ये द सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, मतलब नॉन निगेटिव, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव क्या होता है, 0 से जो ज़्यादा होता है पॉजिटिव होता है। 0 को हम लोग ना तो पॉजिटिव मानते हैं ना निगेटिव मानते हैं। तो कई बार जनरली आपको लिखा रहेगा शब्द नॉन निगेटिव, मतलब 0 क्या है, वो निगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं कि वो पॉजिटिव है, पर उसको जनरली नॉन निगेटिव कहते हैं। तो आपको ये टर्म्स याद रखने हैं, कई बार आप लैंग्वेज पढ़िएगा तो अलग अलग टर्म्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन निगेटिव, क्योंकि 0 आपका नॉन निगेटिव है और बाकी सब इससे ज़्यादा है, मतलब बाकी सब पॉजिटिव है। तो 0 को मिला के सारे क्या हो गए, नॉन निगेटिव हो गए, जो निगेटिव नहीं है, ठीक है। उसी तरह आपका सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। निगेटिव तो 0 को अगर एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, अगर 0 को एक्सक्लूड कर दिया तो अब ये सारे निगेटिव हो गए क्योंकि 0 नहीं है, ठीक है। तो अगर 0 को इंक्लूड कर देते तो नॉन पॉजिटिव हो जाते, निगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि 0 इंक्लूडेड है। तो ये सब कुछ कुछ है, ये शुरू में कन्फ्यूजन हो सकता है, पर आपको खुद अच्छे से मतलब समय देना है खुद को, पेन रफ कॉपी उसको लेके, बहुत सारे डाउट्स आएंगे उसको क्लियर करने की कोशिश करनी है जितना हो सके। पर अगर नहीं भी हो पाए तो आपको बीच में रुकना नहीं है, ना ही डीमोटिवेट होना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है आपको, ठीक है। समय के संग मैथ्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे, तो आपको धीरे धीरे समझ में बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो आपका होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। इन्फिनिटी को कभी हम लोग क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी अभी ऐसा नहीं कि हम लोग पहुँचे, मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक, कोई ऐसा कोई यूनिक नंबर नहीं है कि कौन सा उसका वैल्यू है। इन्फिनिटी हम लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कभी भी यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते। जैसे 2 में लगा सकते हो, 2 तक हम लोग पहुँच सकते हैं, 1 और 2 ये रहा, पर इन्फिनिटी तक हम लोग पहुँच नहीं सकते, वो बहुत लार्ज नंबर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इसमें ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल गिवन बिलो एज अ सबसेट ऑफ आर ऑन रियल नंबर लाइन। तो ये हमने एक तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक क्वेश्चन के रूप में लिखा है। तो एनसीईआरटी के जो डिफरेंट आपके नोट्स हैं जो बुक में दिया है थ्योरी, उसी के हिसाब से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, पहला हमारे पास क्वेश्चन है ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रियल नंबर लाइन है, तो यहाँ पर ए और यहाँ बी है, तो ये ओपन है, तो यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। या अगर लाइन सीधी है तो आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं, ये रहा और ये रहा, और यहाँ पर बीच में हम लोग डार्क कर लेते हैं, मतलब इसके बीच में सारे जो एलिमेंट्स है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। उसी तरह अगला हमारे पास है ए और बी, ए और बी है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए इंक्लूडेड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शेड कर देंगे। बी एक्सक्लूडेड है तो इसको हम लोग बिना शेड किए रख देंगे, और बीच वाले को थोड़ा सा ज़्यादा थिक कर देंगे, ताकि इसका मतलब है कि ये सब इंक्लूडेड है इस इंटरवल में। उसी तरह हमारा ए बी है, जहाँ पर ए इंक्लूडेड है, बी एक्सक्लूडेड है, और चौथा हमारे पास ए बी है, जहाँ बी हमारा इंक्लूडेड है, ए एक्सक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी हम लोग बहुत ही ब्रीफ में देख लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमारा होता क्या है, और उसके बाद हम लोग इस क्लास को पूरा करेंगे। इसके वेन डायग्राम और इसके क्वेश्चंस ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब एनसीईआरटी से देख सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन चाहे वो सॉल्व हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे मिसलेनियस हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कम से कम इतना आप जरूर ट्राई करिएगा, और भी आगे आप कर सकते हैं, पर इतना कम से कम आप बेसिक के लिए पढ़िएगा। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सबसेट। तो इसको समझने के लिए हम लोग फिर से वेन डायग्राम में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और उसके पास एक सबसेट ए है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। एक तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो वेन डायग्राम में अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे, मतलब ये सारा हिस्सा जो ए में नहीं, तो ए को छोड़ के जो सब कुछ है वो सब ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो जो ए के एलिमेंट्स नहीं है, जो बचा वो सारे आपके ए के कॉम्प्लीमेंट है। सिम्बॉलिकली वी राइट ए डैश टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, यू आपका बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पर ए को ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ यू। मतलब यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट है, लेकिन एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए।
आपको ध्यान होगा जैसे हमने इरेशनल नंबर को देखा था कि x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो बचा क्या आपका इरेशनल नंबर्स। वैसे a और a को छोड़ के जो भी हिस्सा है उनको मिलाने पे u बचता है, ठीक है। तो अगर हम लोग वो हिस्सा ले जिसमें a नहीं है तो वो a कॉम्प्लीमेंट है। मतलब हम कह सकते हैं सेट a प्लस सेट a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u, ठीक है। या यूनियन हम लोग ले लेते हैं इसका यूनियन, क्योंकि जनरली यूनियन से शो करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ यू, मतलब यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट है लेकिन एक्स आपका किसका एलिमेंट नहीं है, तो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, है ना। तो यहाँ पर जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, यू माइनस ए, मतलब u हो तो u के a को हटा दो, है ना। माइनस ए मतलब a के एलिमेंट्स को हटा दो, मतलब u में होना चाहिए लेकिन a में नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या, a को छोड़ के जो बचा वही आपका a कॉम्प्लीमेंट होता है। तो डिफरेंस ऑफ सेट के रूप में भी हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैन बी लुक्ड अपॉन अल्टरनेटिवली एज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सल सेट u एंड द सेट a। यूनिवर्सल सेट यहाँ पर मतलब जो a से थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हम लोग सेट ले सकते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में, उसमें हम लोग अलग अलग सराउंडिंग लेते हैं सिस्टम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वैसे जो सेट है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग अलग अलग तरह से यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, ओके। तो complement of a set can be looked upon alternatively as the difference between a universal set U and the set A. If set A is a subset of the universal set U, then its complement A dash is also a subset of U, ठीक है। तो जो complement होता है वो भी subset of U होगा और जो हमारा A है वो subset of U। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास जो set A है वो आपका subset है U का, ठीक है, तो A complement भी आपका subset होगा U का, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब A कॉम्प्लीमेंट एक सेट मान लें तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट A के बराबर ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, A को छोड़ के जो भी बचा यूनिवर्सल सेट में, उसी तरह A कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हिस्सा है, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के जो बचा, तो क्या बचा, यही तो बचा, A ही तो बचा, तो आपका वापस A आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक है, ठीक है। और a हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास a है। तो हमें a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट में a को छोड़ के जो कुछ भी बचा, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं इक्वल टू u माइनस ए। तो a को छोड़ के जो कुछ बचा, तो a तो है 1 है तो ये नहीं लेंगे, फिर 3 है a में तो 3 भी नहीं लेंगे, फिर 5 है तो जो 5 है वो भी नहीं लेंगे, 7 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे, तो बचा क्या हमारे पास, तो ये आपका हो जाएगा 2 4। अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑड नंबर्स हैं तो हमें इवन नंबर्स लेने हैं, 2 4 6 8 और 10, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग नोट देखते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, इट इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं, ओके। और वेन डायग्राम से आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो आपको क्या खुद को समय देना होगा, थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना होगा, जिसमें सिर्फ आप पढ़ें, आप ही खुद को पढ़ाएं, ठीक है, और खुद डाउट लें, खुद सॉल्व करने का कोशिश करें, फिर जब आपको नहीं आए तो फिर आप देखें, सर्च करें, ठीक है। तो ऐसे करके आपको समय देना होगा इसमें, ठीक है। ये सब क्या है, थियोरेटिकल है, बहुत सारे सिम्बल्स हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल हो सकता है शुरू में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास A यूनियन B है, ठीक है, इसका अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लें तो ये क्या होता है, A का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट B के पास आ जाएगा, लेकिन यूनियन में ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह हमारा सेकंड जो डी मॉर्गन्स लॉ होता है वो क्या होता है, इस बार A कॉम्प्लीमेंट B का, सॉरी A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से कॉम्प्लीमेंट में पहले आप A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। अब जो इंटरसेक्शन है उसका जब आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जब यहाँ इंटरसेक्शन था तो ये आपका यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है।
उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट्स का, जैसे हमने देखा था यूनियन का और इंटरसेक्शन का। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू के बराबर होता है, हमने देखा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ है, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया। फिर लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, वो भी हमने देखा। फिर लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, इसके कुछ कुछ नाम होते हैं, ठीक है। जैसे 5 का कॉम्प्लीमेंट तो आपका पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, 5 को छोड़ा मतलब सिर्फ यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। उसी तरह आपका यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट तो कुछ बचा ही नहीं, यूनिवर्सल सेट में सब चीज़ आ गया जो हमारे स्टडी में है, वो सब चीज़ यूनिवर्सल सेट में आ गया, तो उसको छोड़ के कुछ बचा ही नहीं, तो आपका नल सेट हो जाएगा, ठीक है, वॉइड सेट 5। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 50 है और ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग अपने सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस इसके हम लोग बीच में करते रहेंगे, लेकिन वो जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा नेचुरल नंबर्स है वो हमारे क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट। तो हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। पहला क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब नेचुरल नंबर से इवन नेचुरल नंबर को हटा देंगे तो ऑड नेचुरल नंबर मिलेगा, तो हमारा हो जाएगा आंसर x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, है ना। तो ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि जो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर होते हैं उनको छोड़ के बचा क्या यूनिवर्सल सेट में, तो ऑड नेचुरल नंबर बचा। अगला है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब हमारे पास एक सेट है जिसमें x क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिंपल है, मतलब x अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, क्योंकि पूरे नेचुरल नंबर में कुछ नंबर्स होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो जो नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पहला का। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं x सच दैट, सबसे पहले तो x नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। वैसे आप चाहें तो इसको नहीं भी लिख सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही यूनिवर्सल सेट यहाँ पर नेचुरल नंबर है, पर फिर भी यहाँ लिख दिया, ठीक है। x इज एन एलिमेंट ऑफ n एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। उसी तरह हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके दो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि x एक प्राइम नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है, तो उसमें वो सारे नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे प्राइम नंबर्स के। तो x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ n एंड x इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है हम लोग को एक बात, वो बात क्या है कि नेचुरल नंबर्स में कुछ नंबर प्राइम होते हैं, कुछ कॉम्पोजिट होते हैं, तो हमने यहाँ लिख तो दिया x इज अ कंपोजिट नंबर। तो क्या ये प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पर इसका आंसर है तो इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा, और तो कोई नंबर बचे ही नहीं, तो ये गलत क्यों हुआ। एक्चुअली गलत नहीं बोलेंगे, पर ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें पता है जो नंबर 1 होता है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो अगर प्राइम नंबर नहीं है तो या तो वो कंपोजिट हो सकता है, अगर 1 भी हो जाए तो भी फुलफिल कर रहा है, प्राइम तो नहीं है ना, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इज अ कंपोजिट नंबर और या फिर x इक्वल टू 1। तो दोनों केसेस में हमारा ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्राइम नंबर का, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में या तो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा, तो जो होगा वो नहीं होगा का कॉम्प्लीमेंट, और जो नहीं होगा वो होगा का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के हमारा नेचुरल नंबर आ रहा है जो यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और कॉमा देके या फिर आप एंड करके लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है आंसर में, तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगला है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट वही हो नंबर्स होंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है,
कि कोई भी आप नेचुरल नंबर चुनिए, ठीक है, उसमें से या तो वो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो जो होगा वो नहीं होगा का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसी तरह वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is an element of natural number and x is not divisible by 3 and 5, ठीक है, and x is not divisible by 3 and 5, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा हुआ। अगली वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस शुरू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी को बेस बुक मान के आगे बढ़ेंगे, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और इसका भी हम लोग प्लेलिस्ट देखेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 6 पूरा किया जो हमारी लास्ट क्लास ही थी। अब हम लोग एक बार PDF देख लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्लास 11 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक्सप्रेस द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। तो यहाँ देखते हैं, तो Q हमारा रैशनल नंबर्स है, सेट बिल्डर नोटेशन में सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू p by q, p एंड q आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड, एक्सप्रेस इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इरेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर्स होता है वो होता है मतलब रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या है कि वो रियल नंबर्स हैं पर रैशनल नंबर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x रियल नंबर तो है और एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर्स नहीं है, तो वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। In set builder notation, t is equal to x such that x is an element of R and x is not equal to q. All real numbers that are not rational, मतलब irrational numbers are all real numbers that are not rational. अगला है what is an open interval AB, A B element of R है। तो हम लोग देखते हैं the set of real numbers, ठीक है, तो y such that y b से छोटा है और a से बड़ा है। इस inequality को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, ओपन इंटरवल AB में। तो द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ए बी। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट रहता है हमारा। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन a एंड b बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए बी बट ए बी देमसेल्व्स डू नॉट बिलोंग इन दिस इंटरवल, ठीक है, a और b बिलोंग नहीं करता है। मतलब ये जो हमारे पास इंटरवल है इसमें 1 और 2 बिलोंग नहीं करेंगे पर 1 और t मतलब 1 से ज़्यादा और 2 से छोटा ये सब नंबर्स बिलोंग करेंगे। What is a closed interval AB? AB element of R। ठीक उसी प्रकार the set of all real numbers, the set of all y such that y is less equal to b greater equal to a, ठीक है, is called a closed interval and is denoted by AB, ठीक है, मतलब a और b दोनों included है इस बार। For example 1 2, तो 1 भी included है, 2 भी included है। नोट देखते हैं, हमारा n क्या है, एलिमेंट ऑफ मतलब सॉरी सबसेट ऑफ इंटीजर है और इंटीजर हमारा सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। उसी तरह हमारा इंटीजर मतलब रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर्स का, इरेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, लेकिन नेचुरल नंबर सबसेट नहीं है इरेशनल नंबर का, ठीक है, क्योंकि इरेशनल नंबर हमारे अलग है, रैशनल नंबर्स हमारे अलग है, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर्स हमारे अलग है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा था ए बी ओपन इंटरवल, वैसे हम ए बी भी देख सकते हैं, ठीक है, क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पर देखिए ए पे क्लोज्ड है, बी पे ओपन है, तो इसको हम लोग सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोल सकते हैं। इस बार आपका ए पे ओपन है, बी पे क्लोज्ड है, मतलब यहाँ पर आपका ए इंक्लूडेड है, बी नहीं, यहाँ पर ए एक्सक्लूडेड है और बी इंक्लूडेड है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन बी ग्रेटर इक्वल टू ए इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी, ठीक है, ये आपका क्या है, ये वाला ए है। उसी तरह ये आपका ए बी क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस इक्वल टू बी और ग्रेटर देन ए इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। तो बी को इंक्लूड करें, ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड है, तो ये आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। 0 को हम लोग नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ना ये नेगेटिव इसको हम मानते हैं ना ही पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है।
फिर माइनस इन्फिनिटी से 0, तो ये सारे क्या हैं, निगेटिव नंबर्स हैं, और 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव रियल नंबर्स का ये सेट है। उसी तरह माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स इन रिलेशन टू अ लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल्स गिवन बिलो एज सबसेट्स ऑफ आर ऑन रियल नंबर्स, रियल नंबर लाइन। एनसीईआरटी का ये थ्योरी थी, उसी से मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ए में क्या है, ए और बी एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पर ए और बी एक्सक्लूडेड है। उसके बाद ए और बी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर मैंने शेड कर दिया, ठीक है। सी में क्या है, ए इंक्लूडेड है और बी एक्सक्लूडेड है, तो ए इंक्लूडेड एंड बी एक्सक्लूडेड। और अगला हमारा ए एक्सक्लूडेड है और बी हमारा इंक्लूडेड है, तो ए एक्सक्लूडेड एंड बी इंक्लूडेड, तो ये हमारा हो गया। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होता है और हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जो यू में हैं वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएंगे। सिम्बॉलिकली वी राइट ए डैश टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ यू, मतलब यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट है पर, और एलिमेंट ऑफ ए नहीं, ये दोनों होना चाहिए, एंड लिखा है, मतलब वो यू का तो एलिमेंट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का, पर ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो किसका एलिमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका एक तरह से होगा यू माइनस ए, मतलब ए को हटा दिया, ए के सारे एलिमेंट्स को हटा के जो सिर्फ और सिर्फ यू में हो, ठीक है। ए को हटाने के बाद तो वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए कैन बी लुक्ड अपॉन अल्टरनेटिवली एज द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सल सेट यू एंड द सेट ए। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। तो अगर ए कोई सबसेट है यू का, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं वो भी किसका सबसेट है, यू का, क्योंकि यू आपका क्या हो गया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है ना। तो इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है, इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ यू। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, लेट यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब u माइनस ए होता है, मतलब वो सारे एलिमेंट जो u में तो हों पर a में नहीं हो, तो a के एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो a क्या है, ऑड नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ये डी मॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब सम प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट का। तो कॉम्प्लीमेंट लॉस है ना, इनको बोलते हैं। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5, उनके बीच में कोई मतलब डिसजॉइंट सेट है, हम लोग कह सकते हैं इनका इंटरसेक्शन 5 होता है। डी मॉर्गन्स लॉ हमारा ये हो गया। फिर लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, तो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होगा कि दो कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो आपका ए होता है। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5, क्योंकि सब यूनिवर्सल सेट के उसके अलावा कोई एलिमेंट हुआ नहीं, तो आपका वर्ड सेट हो जाएगा 5। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो इन सेट्स के हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। हम नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है, तो इवन हटा देंगे तो क्या बचेंगे, ऑड बचेगा, तो पहला का आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर से। तो एक्स इज़ एन ऑड नंबर्स, एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। अगला है एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो या तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 होगा यूनिवर्सल सेट मतलब नेचुरल नंबर्स में से, या वो नहीं होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट है जो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 ना हो। तो x इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया। तीसरा देखते हैं, x इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। पर नहीं होगा तो उसमें हम लोग एक तो कंपोजिट बोल देंगे, और 1 तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। क्लास 10 में हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो उसमें हमने देखा था कि 1 को हम लोग नहीं मानते हैं प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 भी इंक्लूड करना होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम सिर्फ कंपोजिट ले लें तो 1 को छोड़ के सारे कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे, और वो भी हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेकिन 1 भी है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स
सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, या कंपोजिट ई होगा ना, तो स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे। एक्स इज़ अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगला हमारे पास है एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी नेचुरल नंबर या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो कोई भी नेचुरल नंबर डिविजिबल होगा 3 और 5 से या फिर नहीं होगा। तो अगर यहाँ लिखा है होगा तो आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि वो नहीं होगा। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो वो सारे नंबर्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ही आपको बेसिक में पढ़ना है, स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो सकती है। सिम्बॉलिक लैंग्वेज है, ठीक है, ये एक तरह से बहुत ही, जैसे आगे ब्रांचेस में जाइएगा तो एक प्योर मैथमेटिक्स का ब्रांच आता है, तो उसमें सिर्फ हम लोग को सिम्बल्स और यही एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब से डील करना पड़ता है। तो ये उसका पार्ट है, तो इसको थोड़ा आपको खुद समय देना होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, सेट का नोटेशंस और कैसे हम लोग समझते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक पूरा किया और अपना सेट को बहुत ही ब्रीफ में हमने देखा। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़िए, कैसे भी आप नोट्स बनाइए, आप रीडिंग करिए, पर आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपको मैथ के बेसिक धीरे धीरे आने चाहिए। क्योंकि पूरे 11th में अच्छी मैथ्स है, 12th में भी अच्छी मैथ्स है, और जब आप कॉम्पिटिशन में जाइएगा तो वहाँ पर जो मैथ्स है वो तो और आपके थोड़े डिटेल में थोड़ा और सोचना होगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपको मैथ्स पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एनसीईआरटी आपको एक बेस देगा, फिर आपको और भी रेफरेंस बुक से आप कर सकते हैं, और भी जगह से आप देख सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा किया। अगले चैप्टर में हम इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 2 में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही अपना क्लास 11 मैथ्स पूरा करेंगे।